हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th ग्रेविटी का लेक्चर नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर हुआ। अब जितने भी टॉपिक्स रह गए ना, वो इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं? हमको थोड़ा बहुत फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, वाइंसी के बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए उनको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड्स के बारे में। क्या होता है कि फ्लूइड्स क्या होते हैं? तो वैसे भी आप केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में फ्लूइड्स के बारे में पढ़ चुके हो। तो क्या होते हैं फ्लूइड्स? दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ऐसे सब्सटेंस जो इजिली फ्लो हो जाते हो। कैसे? ऐसे सब्सटेंस जो इजिली फ्लो हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं? जो लिक्विड्स होते हैं। जो लिक्विड, जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के बारे में जानते होंगे, जो इजिली फ्लो हो जाते हैं। तो ये जो लिक्विड हैं वो भी इजिली फ्लो हो जाती हैं। एंड जो गैसेस हैं वो भी क्या हो जाती हैं? इजिली फ्लो हो जाती हैं। तो हम इन्हें भी क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोलेंगे। जो लिक्विड हैं और जो गैसेस हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? फ्लूइड। क्योंकि लिक्विड और गैसेस भी तो इजिली फ्लो हो जाते हैं। जब हम कंटेनर के अंदर गैस को बंद कर देते हैं, पर एकदम से कंटेनर खुलता है तो पूरी गैस बह जाती है। ऐसी वाटर को फ्लो कर लेते हैं, या वाटर हम पानी को ग्लास में स्टोर करते हैं तब तक रहेगा। यदि ग्लास हमारा गिर गया तो पानी हमारा बह जाता, बट सॉलिड गिर जाएगा तो सॉलिड बहेगा नहीं, वहीं की वहीं एज इट इज बना रहता है। ठीक है, अब समझ में आया फ्लूइड्स क्या होती हैं? हमको मेनली बात करना है प्रेशर के बारे में। फ्लूइड्स इन प्रेशर। फ्लूइड्स के अंदर किस तरीके से प्रेशर होता है? ठीक है, देखो, एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट प्रेशर बिकॉज ऑफ वेट। देखो, ऐसा नहीं है कि सॉलिड में प्रेशर नहीं होता, लेकिन हमारे लिए सॉलिड में प्रेशर होता है क्योंकि उनके वेट के कारण। वेट के कारण क्या होता है? सॉलिड में प्रेशर होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो फ्लूइड्स हैं, कि फ्लूइड्स के अंदर वेट नहीं होता है तो उनके अंदर प्रेशर, ऐसा नहीं। फ्लूइड है, उनके अंदर भी वेट्स होता है, बट जो फ्लूइड्स होती है ना, उनमें प्रेशर ना सारे के सारे डायरेक्शन में लगता है, पूरे डायरेक्शन में लगेगा। यदि हमने उस कंटेनर, एक कोई सा भी कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने फ्लूइड डाल दी, फ्लूइड का मतलब सॉलिड या फिर गैस डाली है, तो उसकी इनर बॉल्स है कंटेनर की, उसकी हर एक बॉल में क्या, बॉल्स में क्या लग रहा हो? प्रेशर लग रहा होगा, जहां जहां पे हमारा लिक्विड होगी। जैसे कि मान लो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हमने पहले क्या डाल दिया? सॉलिड है, ठीक है, ये हमारा सॉलिड है। अब इस कंटेनर के अंदर हमारा सॉलिड भरा हुआ है, तो यदि देखो तो इसमें हमारे पास चारों तरफ में फोर्स, प्रेशर नहीं लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा होगा। लेकिन लिक्विड एंड या फिर हमने ले ली गैस, लिक्विड या गैस होगी तो वो इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगेगा, पूरे बॉक्स में हमारे लिए प्रेशर लगने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल ही समझ लो आप, एक पॉलीथीन है, ठीक है, एक पॉलीथीन है हमारे पास, ठीक है। अब एक पॉलीथीन में हमारा हुआ सॉलिड। अब सॉलिड में हम क्या करते हैं? पेन से होल करते हैं छोटे छोटे। तो प्रेशर, तो जब हम होल कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत ही हमारा कुछ भी निकलेगा, सॉलिड निकलेगा। सॉलिड मान लेते हैं, हम आटा मान लिया, अब थोड़ा बहुत ही आटा निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हम होल करेंगे तो उसके जब हम डाउनवर्ड करेंगे तो थोड़ा बहुत डाउनवर्ड से, क्योंकि वो पार्टिकल चिपके हुए हैं तो ज्यादा नहीं निकलेगा। यदि बड़ा होल करेंगे तो सॉलिड में से सिर्फ डाउनवर्ड्स में से ही निकलेगा। लेकिन लिक्विड में से इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, पूरी ऑल डायरेक्शन में से निकलेगा। देखो, मैं से एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूँ आपको, और क्लियरिटी समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लो हमने पहले लिया, ये हमारे पास आटा है, ठीक है, ये मान लो आटा है। अब मैं ना इसमें पिन से होल करूंगा, देखो यहाँ पे होल कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें से नहीं निकल रहा। अब इसमें से ये छोटे होल है, मैं थोड़ा बड़ा होल करता ना तो थोड़ा बहुत निकलता है। देखो, थोड़ा बहुत ही निकल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेशर लग रहा होगा सॉलिड में, नीचे से प्रेशर लग रहा है सिर्फ। देखो थोड़ा बहुत, देखो नीचे से ज्यादा निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नीचे से प्रेशर लग रहा है। सॉलिड्स में हमेशा एक डायरेक्शन में प्रेशर लगता है। उसी की तरह देखो, मैंने लिक्विड ले आया, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गई, मैंने यहाँ पे लिक्विड ले ली, ठीक है। लिक्विड में मैंने बॉटल लिया है। अब देखो इसमें चारों तरफ से बॉटल लग, अब देखो मैंने यहाँ पे होल किया तो हमारा पानी यहाँ से फ्लो करने लगा। ये देखो, यहाँ से फ्लो किया तो देखो यहाँ से भी करने लगा, यहाँ से करूंगा, ये देखो यहाँ से भी फ्लो करने लगा, यहाँ करूंगा तो यहाँ से भी फ्लो करेगा। देखो इसमें हर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैं इसको पहले रख देता हूँ। तो देखो, जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या लग रहा है? प्रेशर चारों तरफ से लग रहा है, इसलिए वो बाहर निकल रही है। लेकिन सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ लगेगा प्रेशर, ऊपर और कहीं डायरेक्शन नहीं लगेगा। आप सॉलिड हाथ में लो, हाथ में लोगे, सॉलिड को हाथ में ले लोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ नीचे को जाने के लिए कोशिश करेगा। बट लिक्विड ले ली तो क्या होगा? फैल जाएगा, जहां पे बढ़ेगा, जहां से निकलने को जगह मिलेगी वहां से वो निकल जाएगा। गैस ले लेंगे तो वो चारों तरफ पड़ जाएगी। तो ठीक है, इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलेगा? कि जो हमारे सॉलिड होते हैं, प्रेशर, यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं, प्रेशर इन अ सॉलिड
ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होती है। और हमारे प्रेशर इन फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शन। जो फ्लूइड्स हैं उनमें प्रेशर क्या लगता है, हर एक डायरेक्शन में लगता है, जिससे वो भग जाते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। फ्लूइड्स का मतलब यहाँ पे लिक्विड एंड गैस। अब आपको समझ में आया प्रेशर इन सॉलिड कि प्रेशर इन लिक्विड, हमारी लिक्विड की बात करना थी, यानी कि फ्लूइड्स के बारे में बात करना थी। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फ्लूइड की। आपको देखो एक ही प्रॉपर्टी पढ़ना है बायंसी के बारे में। ठीक है, तो अब हम बायंसी के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले आप ये नोट करो। अब हम बात करते हैं बायंसी के बारे में कि बायंसी क्या होती है। मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, जब आप लोग सुबह नहाने के लिए जाते हो और जब आपका जो मग्गा रहता है ना, जब आप मग्गे को बाल्टी में उल्टा डालते हो तो वो क्या करते हो, नीचे की तरफ प्रेस करते हो तो मग्गा क्या करता है, एकदम से ऊपर की तरफ आ जाता है। वो पता है क्यों आ जाता है ऊपर की तरफ? वो इसलिए आ जाता है, नीचे से ना एक लिक्विड जो वाटर है आपका एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो मग्गा ऊपर को आ जाता है। अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसी को हम कहते हैं बायंसी। और जो नीचे की तरफ से जो फोर्स लग रही थी, जो नीचे की तरफ से लिक्विड एक फोर्स लगा रही थी, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं लाइव, देखना। तो देखो, जो हमारे पास एक ग्लास में वाटर है और ये मान लो हमारा कोई सा भी ऑब्जेक्ट है और मैंने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दिया। अब देखो, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे दबा रहा हूँ ना और एकदम से छोड़ रहा हूँ तो क्या कर रही है, लिक्विड ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगा रही है, एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है। तो इसी जो पूरी प्रोसेस हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ से जो फोर्स लगी थी पानी के द्वारा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, बायंट फोर्स बोलेंगे। समझ में आया? अब देखो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो क्या बोला गया, बायंसी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सट्रैक्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। तो देखो, लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी का मतलब एक प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का मतलब एक तरीके से एक नेचर बता सकते हैं। जैसे कि हम वाटर को, जब वाटर को हम नीचे डालेंगे तो वो क्या कर जाएगा, फ्लोट है। अब उसकी एक नेचुरली टेंडेंसी है, एक तरीके से वो उसे फैलेगा ही, फ्लो ही होगा। तो उसी तरीके से लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालेंगे तो लिक्विड है ना एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बायंसी। ये जो पूरा फिनोमेना हुआ है इसे ही हम बायंसी बोलेंगे। तो बायंसी क्या होती है, लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो लिक्विड एक ऊपर की तरफ एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायंसी बोलेंगे। समझ में आएगा? और जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बायंट फोर्स बोलेंगे। जो अपवर्ड फोर्स ऑन एन, क्या लगा, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लग रही है ना उसी को हम क्या बोलेंगे, बायंट फोर्स बोलेंगे। समझ में आया बायंट फोर्स क्या होती है? ठीक है, अब आपको डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट हो रहा होगा कि जरूरी थोड़ी है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसकी मान लो अभी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया था, अपनी बॉल ली थी, ये हमारी बॉल थी, ठीक है। अब ये यहाँ तक हमारा वाटर था, अब नीचे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही, ग्रेविटी तो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही, नीचे भी इस पर एक फोर्स लग रही थी, एक वेट क्या लग रही थी, इस पर एक फोर्स लग रही थी। फोर्स तो देखो हर एक ऑब्जेक्ट पर लगी, क्या लगती है, m इंटू में g। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पे भी लग रही थी, लेकिन एक ऊपर की तरफ लिक्विड फोर्स लगा रही थी, कौन सी लगा रही थी, बायंट फोर्स, जिसकी मदद से ये ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट कर रहा था। अब आप कहोगे हर एक ऑब्जेक्ट थोड़ी फ्लोट करता है, हम कभी बार कोई रबड़ की बॉल डालते हैं तो पानी के अंदर वो डूब जाती है। तो देखो वो पता है क्यों डूब जाती है, क्यों डूब जाती, क्योंकि उसका मास ज्यादा रहता है। तो उसका मास ज्यादा रहता है तो उसका वेट भी ज्यादा हो जाता है। क्या, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, उसका मास ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा, तो बायंट फोर्स कम हो जाती है, बायंट फोर्स उससे पीछे लेस पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो इस केस में क्या हो रहा था, हमारी जो बायंट फोर्स थी वो ज्यादा थी, किससे, वेट, वेट का मतलब होता है mg। तो इसमें से बायंट फोर्स ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, हमारी बायंट फोर्स कम हो जाती है, बायंट फोर्स कम पड़ गई और वेट का ऑब्जेक्ट था वो ज्यादा हो गया, वेट का ऑब्जेक्ट ज्यादा हो गया तो ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करने का लगेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने देखा ये वाटर है और वाटर के बीच में जाके हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाता है,
ये भी तो केस बन जाता है ना। तो पता वो ये क्यों होता है? देखो ऊपर की तरफ तो फोर्स लगती है, हमारी बाइंड फोर्स लग रही होगी, और नीचे की तरफ क्या लगता है? वेट, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बीच में ही फ्लोट करने लगता है, पानी के एकदम बीच में फ्लोट करने लगे, या फिर हो सकता है वो यहाँ फ्लोट करने लगे, जहां पर इनकी बाइंड फोर्स सेम हो गई और वेट सेम हुआ तो वहीं से कैंसिल हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट है ना तो बीच में ही फ्लोट करने लगता है। आपने देखा होगा बहुत से केसेस में कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फ्लोट करता रहता है, वो क्यों करता रहता है? क्योंकि उसकी बाइंड फोर्स और जो वेट है वो सेम हो जाते हैं। तो तीसरा क्या हो जाता है? जब बाइंड फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाते हैं तो तब भी हमारा ऑब्जेक्ट कैसा करता है? फ्लोट करता है, फ्लोट करेगा। तो इन दो केसेस में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लो करता है, इसमें श्रिंक होकर नीचे बैठ जाएगा। देखो इसका एग्जांपल बता दूंगा मैं, एक और आपको एग्जांपल दूंगा। तो देखो देखो देखो, जब मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को डाल रहा है और मैं नीचे इस तरीके से फ्लोट कर रहा हूं तो ये ऊपर आ जा रहा है। ऊपर क्यों आ जा रहा है? क्योंकि इसकी जो इस लिक्विड की बाइंड फोर्स ज्यादा है और इसका वेट कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और उसी तरीके से मैं इसको डाल लूंगा अंदर तो ये अंदर डूब जा रहा है। क्यों डूब रहा है? यहाँ पे बाइंड फोर्स कम हो गई और जो इसका वेट था ज्यादा था, जिसकी वजह से हमारी बाइंड फोर्स कम हो गई और ज्यादा इफेक्ट नहीं लगा पाया और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो नीचे चला गया। ठीक है, समझ में आएगा? तो अब हम फिर से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सुनो, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके इफेक्ट के बारे में कि इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाइंड फोर्स के किस किस पर डिपेंड करती है? तो देखो दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला तो वॉल्यूम और दूसरा हो जाएगा उसकी डेंसिटी। तो हम पहले डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि डेंसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे हम टॉपिक डालेंगे डेंसिटी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? देखो मान लो हमारे पास कोई भी दो सब्सटेंस है और उन दोनों का सेम वॉल्यूम है। ठीक है, सेम वॉल्यूम है, तो अब जिसका मास ज्यादा हुआ ना तो वही कहलाती है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। जैसे कि मैंने एक गिलास में ले लिया पानी और दूसरे गिलास में ले लिया मैंने क्या ले लिया? आयरन ले लिया। तो इसमें आयरन क्या होगा? ज्यादा डेंसर है। देखो डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो जो आयरन होगा उसका ज्यादा घनत्व होगा, मतलब ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में चिपके होंगे। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर है एक तरीके से, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और जो हमारा एक तरीके से ये जो सॉलिड है, जो वाटर था, उसकी डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, अब समझ में आएगा डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम, जो उसका जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है ना, उसका उसमें का कितना ज्यादा मास है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। तो यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के जाता है हमारा, क्या निकल के जाता है? देखो डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम रो, इस तरीके से रो होती है। ठीक है, ये रो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रो बोलेंगे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा डेंसिटी, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास है तो उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। तो यहां से हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकाल के आ जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू में मास अपॉन में वॉल्यूम। यदि उसके जितना ज्यादा मास है तो वही क्या होगी? उसकी उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी। देखो यहाँ पे वॉल्यूम, यदि हमने दो सेम कंटेनर लिए, इस तरीके से हम जब दो सेम कंटेनर ले रहेंगे, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट में देखते हो, यहाँ पे हमने एक सॉल्ट का और वाटर का एक्सपेरिमेंट किया। देखो उसको पहले जाके क्या हो रहा है। तो आपने क्या देखा? उसमें क्या हो रहा है? इस साइड हमारा सॉल्ट था और इस साइड हमारा वाटर था, सेम साइज के थे। तो उसमें क्या हो रहा था? जो हमारा सब्सटेंस है वो डूब जा रहा था, लेकिन इसमें सॉल्ट में नहीं डूब रहा था बल्कि ये वाटर में डूब जा रहा था। तो वो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा थी और इसकी डेंसिटी कम थी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो भी क्या होता है? उसमें उतनी चीजें ज्यादा फ्लोट करती हैं, और जिसकी डेंसिटी कम होती है, उसमें नीचे ऑब्जेक्ट चला जाता है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, उल्टा लिख दिया। के मास का क्या होती है? kg, और इसका क्या जाएगा? वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। अब डेंसिटी क्लियर है, तो अब हम इसके बारे में डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं किस किस चीज पर डिपेंड करती है। तो पहले ये नोट करो और मैं रफ करता हूं और नए टॉपिक्स राइट करता हूं।
हम बात करते हैं कि हम बाइंड फोर्स को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बाइंड फोर्स को दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है उनमें से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यदि हम लिक्विड की या फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा, हमारी बाइंड फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले पॉइंट में क्या बोला गया है, द बाइंड फोर्स और अपवर्ड थ्रस्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो क्या बोला गया, देखो जो बाइंड फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हैं। मैं पहले बताना भूल गया था, तो आप नोट कर लो, बाइंड फोर्स इज ऑल्सो नाउ एज अपवर्ड थ्रस्ट। तो यदि हमारी किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब है उसकी बाइंड फोर्स भी इंक्रीज हो गई है। एग्जांपल के लिए मान लो, ठीक है, अब देखो मेरा एक साइड है हनी और दूसरी साइड है वाटर। अब देखो हनी में मैं क्या डालूंगा, मार्कर, तो उसमें नहीं डूबेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा है तो क्या लगेगी, नीचे से बाइंड फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ऊपर ही बना रहेगा। अब मैं दूसरी तरफ पानी में डालूंगा तो पानी में हो सकता है ये डूब जाएगा, ज्यादा चांसेस है डूबने की, ज्यादा मास होगा तो ये डूब जाएगा, क्योंकि इसकी वाटर की बाइंड फोर्स क्या होती है, डेंसिटी कम होती है, तो उसमें ये डूब जा आसान हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो। अभी हमारे दोनों ग्लास में क्या है, पानी है, और ये हमारे पास एग है। तो देखो अभी मैं पहले वाटर में एग डालता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये डूब जा रहा है इसमें, ठीक है, इसमें डूब जा रहा है। अब देखो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, और देखो इसमें भी वाटर है तो ये इसमें भी डूब जाएगा। तो देखो इसमें भी डूब गया। अब मैं ना इसे बाहर निकालता हूँ। अब देखो, अब मैं ना एक ग्लास में सॉल्ट को ऐड करूँगा। देखो अब मैं एग को इसमें डालता हूँ, ठीक है, देखो तुमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये जो एग फ्लोट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एग फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है। डेंसिटी ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा बाइंड फोर्स लगती है, इसका मतलब है एग पर ज़्यादा बाइंड फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा है। देखो मैंने पढ़ाया आपको वीडियो को में, तो देखो उसमें क्या हो रहा है, हमने एक ग्लास में क्या लिया है, सॉल्ट लिया है, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया था, वाटर लिया है वाटर। तो इसकी जो सॉल्ट की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है सॉल्ट की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण तो इसकी बाइंड फोर्स बढ़ गई, जिससे वो ऑब्जेक्ट तो वो ऊपर ही फ्लूट करने लगा, ऊपर घूमने लगा, फ्लोट करने लगा। और वाटर में डाला तो वाटर की डेंसिटी क्या थी, कम थी, तो उसके चक्कर में वो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट था वो सिंक हो गया, वो नीचे चला जा रहा था। जिसी तरीके से आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हम बात करते हैं सी वाटर की। सी वाटर में भी क्या होता है, सॉल्ट होता है ना, तो सी वाटर में स्विमिंग करना आसान रहता है। क्यों आसान रहता है, सॉल्ट की डेंसिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयरिंग टू द नॉर्मल वाटर में, इसलिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ती है स्विमिंग करने के लिए। बट उसी प्रकार हम उसमें स्विमिंग करें सॉल्ट वाटर में तो हम और स्पीड से स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से एक फोर्स लग रही होगी तो उसकी वजह से हम नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। यदि हमारे लिए क्या बढ़ाना है, बाइंड फोर्स बढ़ाना है, तो हम उस फ्लूइड की डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, या फिर सरफेस एरिया, वॉल्यूम मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो भी हम बाइंड फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो क्या बोला, बाइंड फोर्स और अपवर्ड थ्रस्ट एक ही बात होती है। एक्सिस्ट बाय अ फ्लूइड इंक्रीज विद द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। देखो क्या बोला गया है, हमारा कोई सा भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिक्विड में है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक बोतल थी, वो उसके अंदर चली जा रही थी, नीचे गिर जा रही थी। क्यों गिर जा रही थी, अभी उसका वॉल्यूम कम था। यदि हम उसका सरफेस एरिया कम था, सरफेस एरिया सुनो, उसका सरफेस एरिया कम था, यदि मैं उसे ठोक पीट कर सरफेस एरिया बढ़ा देता तो उसकी बाइंड फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्ले है, अब हम इसके दो टुकड़े करेंगे, एक पर हम सरफेस एरिया ज्यादा रखेंगे और एक का सरफेस एरिया कम रखेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि ये पानी में डूबती है या नहीं। तो देखो, तो ये पानी में डूब गई क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम था। अब हम इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, दूसरे का, दोनों सेम साइज की। तो देखो अब हमने इसका सरफेस एरिया चेंज कर दिया। अब चेक करते हैं ये फ्लोट होती है या नहीं, या डूब जाएगी। तो देखो ये क्या कर रही है, फ्लोट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है,
तो क्या हो रही है, बाइंड फोर्स भी इंक्रीज हो रही है। पहले का सरफेस एरिया कम था तो उसकी बाइंड फोर्स कम थी, दूसरी का सरफेस एरिया ज्यादा है तो बाइंड फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। तो हमने क्या देखा, जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो बॉडी फ्लोट करने लग रही थी, और जब हम सरफेस एरिया को कम कर दे रहे थे, जब हम उसकी बॉल बना दे रहे थे तो क्या हो रही थी, वो नीचे सिंक हो जा रही थी, मतलब डूब जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हम उसका सरफेस एरिया कम कर दे रहे थे। तो यही था हमारा सेकंड पॉइंट, क्या, यदि हमारी ये बाइंड फोर्स को इंक्रीज करना है तो हमारे लिए उसको सरफेस एरिया भी उसका इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले आप इसे नोट करो। तो अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। देखो, जो आर्किमिडीज थे ना, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, एक फिलोसफर्स थे, जैसे कि बीरबल हैं, इसी टाइप के साइंटिस्ट थे। तो आपने इनकी कहानी तो सुनी होगी एक मुकुट की। तो क्या होता है, ये चेक करते हैं कि जो राजा का मुकुट असली है या फिर नकली है। तो ये जब चेक करते हैं ना, तो उन पर गलती से ये मुकुट ना पानी में गिर जाता है। तो जब उन्हें पता चलता है कि कुछ चीज़ फ्लोट भी करती हैं और कुछ चीज़ें पानी की डूब भी जाती हैं, तो फिर उसके बाद वो एक प्रिंसिपल देते हैं जिसको बोला जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, वहां से यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकल के आया है। यदि हमारे लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं बताते तो हमारे लिए पता ही नहीं चल पाता कि जो शिप्स पानी के ऊपर किस तरीके से तैरती हैं, जो सबमरीन है पानी के अंदर कैसे डूबी रहती हैं, पनडुब्बी से ये पानी के अंदर कैसे रहती हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर फ्लोट भी करवाते हैं। तो आर्किमिडीज की वजह से हमें पता चला कि हम ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर भी डिस्प्ले चला सकते हैं। ठीक है, तो हम ना ऐसे समझते हैं। मैं ना आपको एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूँ, तो सुनो। तो देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम इसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब देखो, ये वाटर है और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालूंगा तो इस पे एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बाइंड फोर्स। तो आर्किमिडीज ने पता क्या बोला था, जब इस ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो ये जो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, यदि हम इस वाटर का वेट कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा बाइंड फोर्स के। क्या बोला इन्होंने, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल रहे हैं तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है इस ऑब्जेक्ट के कारण, यदि उस ऑब्जेक्ट का हम वेट कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा इस पर जो जितनी बाइंड फोर्स लग रही है उसके इक्वल होगा। तो देखो, एक मिनट, आर्किमिडीज ने क्या बोला था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। क्या बोला था आर्किमिडीज ने, मान लो ये हमारे पास कोई सा भी कंटेनर है, तो इस कंटेनर में मान लो पूरे में लिक्विड भरी हुई है। उन्होंने बोला था जब हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डालेंगे, इट एक्सपीरियंस अ बाइंड फोर्स, तो इस पर एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को क्या बोला था, बाइंड फोर्स लगेगी। क्या बोला, विच इट एक्सपीरियंस अ बाइंड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये जो बाइंड फोर्स है इक्वल होगी जितना इस ऑब्जेक्ट ने वाटर डिस्प्लेस कर दिया है ना, उस वाटर के वेट का। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ वाटर डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया। मान लो हमने यहाँ पे उसको वाटर को स्टोर कर लिया, जितना भी उसने बाहर निकाला था। अब इस वाटर का हमने वेट निकाला, मान लो mg है। तो ये जो mg है इक्वल टू होगी इस बाइंड फोर्स के, ये उतनी ही जितना ये वाटर निकल के गया बाहर, उसके वेट का जितना भी ये जो वेट निकल के आया उतनी ही इसकी बाइंड फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को, उतनी ही वो ऊपर से फेंक रहा होगा ऊपर को ऑब्जेक्ट को। ठीक है, समझ में आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो यही था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या आता है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल हुआ बाइंड फोर्स के, जो एक्टिंग, यहां पे लिखेंगे एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या, जो उस ऑब्जेक्ट पर जो बाइंड फोर्स लग रही है वो बाइंड फोर्स किसके इक्वल होगी, जितना वो वाटर बाहर निकल के आया उसके वेट का। ठीक है, तो अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस कभी कभी बार पूछ ली जाती हैं। तो अब मैं एप्लीकेशंस को लिखता हूं, आप इसे नोट करो। तो देखो, अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली एप्लीकेशन की। पहली एप्लीकेशन में क्या बोला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, इसकी मदद से हम शिप्स हैं
और सबमरीन से इनके डिज़ाइन को कर पाए कि हमें किस तरीके से शिप्स बनाना चाहिए और किस तरीके से हमें सबमरीन बनाना चाहिए। देखो सबमरीन से हमने किस तरीके से डिज़ाइन, आपको पता है सबमरीन क्या करती हैं, ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं। वो आखिर जाती कैसी हैं और आती कैसी हैं। देखो मान लो ये हमारी सबमरीन कुछ इसी टाइप की होती है। जो सबमरीन्स होती हैं उसमें कुछ कंटेनर बने रहते हैं, इस तरीके से कुछ कंटेनर्स होते हैं। इन कंटेनर में जब पानी भर जाता है ना तो ये जो नीचे चली जाती है, और जब इन कंटेनर्स को खाली कर दिया जाता है तो सबमरीन क्या करती है, ऊपर आ जाती है और वो फ्लोट करने लगती है। देखो जब हम इन सबमरीन्स में पानी भरते हैं, क्या इन सबमरीन में पानी भर रहा है तो क्या हो रहा है, इसका वेट बढ़ जा रहा है। वेट क्या होता है, m/g। तो वेट बढ़ जाता है तो उसका बाइंस का फोर्स का असर कम पड़ पाता है। वेट ज्यादा हो गया तो बाइंस फोर्स कम हो जाएगी, जिसकी मदद से वो नीचे चली जाती है। और जब हम कंटेनर्स को खाली कर देते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, तो बाइंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर से लग रही है, सबमरीन पर, जिसकी मदद से हमारी सबमरीन ऊपर की तरफ आने लगती है और वो फ्लोट करने लगती है। तो ये कारण था कि सबमरीन किस तरीके से काम करती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। और दूसरी बात, जो हॉट एयर बलून्स होते हैं वो भी इसी पर करते हैं। तो आपको पता है जो बलून्स होते हैं, एयर बलून्स, उनमें क्या होती है, गर्म हवा भरी रहती है। गद्दे को आपने जो कहा होगा, उनके नीचे गर्म हवा चलती रहती है और उस बलून के अंदर जाती रहती है। तो वो जो गर्म एयर होती है ना, वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक्सपेंड हो जाती है। तो एक्सपेंड हो जाएंगे तो वो एयर कैसी हो जाएगी, दूर दूर पार्टिकल हो जाएंगे। अब मान लो पहले इतनी एयर की, अभी आप बात करना, यहाँ मैं इतने एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गर्म करूंगा तो ये पार्टिकल दूर दूर पहुंच जाएंगे। तो अभी हम इतनी एयर की बात कर रहे हैं तो ये एयर हमारी इतनी सी कितनी हो गई, लाइटर हो गई। यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल है तो लाइटर हो जाती। जो लाइटर एयर हो गई मतलब पतली पतली सी लेयर हो गई, तो क्या आता है, यहाँ की बाइंस फोर्स, जो बाइंस फोर्स है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बलून और ऊपर बढ़ने लगता है। क्या लाइटर एयर लाइटर हो जाती है और बाइंस फोर्स ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो बलून है वो ऊपर होने लगता है। ठीक है, हम एयर को बंद कर देते हैं तो जो पार्टिकल्स एक्सपेंड हुए थे वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं, एयर वापस ठंडी हो जाती है तो वो नीचे आने लगता है, बाइंस फोर्स कम हो जाती है और वो नीचे आने लगता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट पूछा था शिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार पूछ भी ले आता है। तो आपने देखा होगा शिप्स बहुत ज़्यादा हैवी रहती हैं, बहुत ज़्यादा वजनदार रहती हैं, फिर भी वो पानी में फ्लोट क्यों कर लेती हैं? पता क्यों कर पाती? क्योंकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया था। मैंने वो क्या बताया था, अभी जस्ट पढ़ा था जब हमने बताया था कि बायंसी हमारी किस पर डिपेंड करती है, बायंस फोर्स को हम किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो बायंस फोर्स को बढ़ा देते हैं शिप्स में, इनको एक स्पेशल तरीके से ही डिजाइन किया जाता है। इनकी बायंस फोर्स को बढ़ा देंगे। बायंस फोर्स किस तरीके से बढ़ती है? जब हम इनकी डेंसिटी इंक्रीज कर दें लिक्विड की, पर डेंसिटी तो हम कर नहीं सकते फ्लूइड की, तो क्या करते हैं जी, उसके एरिया को या फिर उसका जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देते हैं। वॉल्यूम उसको बताओ इस तरीके से, जैसे कि हम देखो फ्लोट करना है उसको, देखो पहली बात तो इसका जो नीचे का एरिया है इसको इंक्रीज कर देंगे, और साथ ही साथ में इसका वॉल्यूम की बात इस तरीके से, ये जो कर्व शेप है इसको भी इंक्रीज कर देंगे। तो क्या होता है, जब हम इसके एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जब हम एरिया को, बायंस फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। अब बायंस फोर्स ऑब्जेक्ट पर जितनी ज्यादा लगेगी तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तो उसकी मदद से ये जो शिप्स होती हैं वो फ्लोट करने लगती हैं। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो आपसे प्रिंसिपल्स एप्लीकेशंस लिखने आएगी, तो ये पहली एप्लीकेशंस थी। अब हम और एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो पहले तुम इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ, जिससे हमारी थोड़ी वीडियो जल्दी हो जाएगी। कहीं मैं एक एक लिखूंगा ना तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले आप इसको नोट करो, मैं जल्दी से पॉइंट लिखता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस की। तो आगे की एप्लीकेशन क्या आएगी, द हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन आर्किमेडिक प्रिंसिपल। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो हाइड्रोमीटर होता है ना, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, ये क्या है, एक हाइड्रोमीटर है। ठीक है, जो हाइड्रोमीटर है ना वो क्या काम करता है, लिक्विड की डेंसिटी बताया है। डेंसिटी मतलब वो कितना घना है, क्या कुछ उसमें मिलावट तो नहीं है। तो लिक्विड क्या पता, डेंसिटी बताता कि उसकी डेंसिटी कितनी है। जैसे हम मिल्क की बात करें तो हम हाइड्रोमीटर से ये बता सकते हैं मिल्क की कितनी डेंसिटी है, कि उसमें कितना फैट है। तो वो कौन काम करेगा, किस पर फैट एक तरीके से कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा हाइड्रोमीटर, कि उसकी कितनी डेंसिटी है। तो ये भी किस पर बेस्ड है, आर्किमेडिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमीटर। अब इलेक्ट्रोमीटर क्या बताता है, प्योरिटीज बताता कि मिल्क कितना प्योर है, और कितना प्योर मिल्क आ रहा है। वैसे बहुत से लोग रहते हैं जो दूध वाले होते हैं, वो क्या मिलाते हैं, दूध में पानी मिला के जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमीटर की वजह से बता सकते हैं कि दूध में कितनी प्योरिटीज है, क्या दूध कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। तो उसकी वो क्वांटिटी को बता देगा। तो ये भी किस पर बेस्ड करता है, आर्किमेडिक प्रिंसिपल पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये भी देखो
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। अब आप कहोगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होते हैं, तो अभी इसको आप छोड़ो, जो अभी मैं आपको ये हमारा लास्ट टॉपिक हैगा, अभी बात करता हूँ इसी के बाद, ठीक है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी को अभी हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो भी किस पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड रहती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड रहती है, ठीक है। ये भी अब देखो, उससे ना पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने आपको फ्लोटेशन के बारे में, लो ऑफ फ्लोटेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन मैंने आपको उसमें ही पढ़ा दिया था बायोसी के टॉपिक में ही। तो देखो उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना होए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, लो ऑफ फ्लोटेशन एक कॉन्सेप्ट नहीं याद, लो ऑफ फ्लोटेशन इस तरीके से लिखा नहीं था कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके से फ्लो कर सकता है, कब फ्लो करेगा, तो मैंने उसमें डायरेक्ट लिख दिया था, मैंने हेडलाइन नहीं लिखी थी। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ फ्लोटेशन, इस तरीके से, या फिर लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था, जब हमारी बाइंस फोर्स ज्यादा होगी किससे, वेट से, तो हमारा वेट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये पहला हो जाता है, फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जब हमारी बाइंस, मैंने सब पहले लिखवा दिया था, फिर भी आपको एक बार और बता रहा हूं, ठीक है। जब बाइंस फोर्स ज्यादा होगी तो हमारा वेट क्या करेगा, और इसकी जगह ऐसा भी तो हो सकता है, जब यदि हमारी बाइंस फोर्स कम हो जाए तो हमारा वेट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। सबमरीन क्यों डूब जाती है, जब हम उसकी बाइंस फोर्स, उसका वेट बढ़ा देते हैं तो उसकी बाइंस फोर्स कम हो जाती है, तो वेट ज्यादा हो गया तो बाइंस फोर्स कम होती है, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाता है। इस तरीके से हमारी जो सबमरीन है वो पानी के नीचे चली जाती है। और नेक्स्ट ये दूसरा था, और तीसरा मैंने बताया था, जब हमारी बाइंस फोर्स इक्वल हो जाए वेट के, तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट जहां पे भी ये इक्वल हो गई, यदि पानी के बीच में ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, वेट और फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पर, मान लो एकदम बीच में सेम हो गई, तो वहीं पे क्या हो जाएगी, वो बैलेंस्ड हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी। यदि वो सरफेस पर है तो क्या हो जाएगी, इस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं फ्लोट करने लगेगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिर्फ कॉन्सेप्ट का नेम नहीं डाला था। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने ये किया है, ठीक है, आपको एक बार और बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक बचा है जो कि हमारा रिलेटिव डेंसिटी, इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट करो, मैं रब करता हूं और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक हैगा, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, देखो जब हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयरिंग कर दें तो उसे ही हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। जब हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के साथ कंपेयरिंग कर दें तो उसे ही हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, जब हम किस डेंसिटी, यहां पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगी। क्या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अगर हम किसी भी डेंसिटी का कंपेयरिंग कर दें वाटर की डेंसिटी के साथ, उसे ही हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। और इट हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डालो यहां पर, नोट, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होनी, मतलब कि इसकी एसआई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी से डेंसिटी इसके, अच्छा देखो मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, एसआई यूनिट क्या बताई, केजी मीटर क्यूब, और नीचे भी वाटर की डेंसिटी होगी तो एसआई यूनिट्स तो सबकी सेम होती, तो केजी मीटर क्यूब से केजी मीटर क्यूब कैंसिल हो जाता है, जिसकी मदद से इसके पास कोई यूनिट नहीं गई, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब है यही, ये डेंसिटी है, ये हमारी क्या क्वांटिटी है, इनको हम क्या होती है, इनकी सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं। क्वांटिटी मतलब ये हमारी वाटर डेंसिटी है, ये क्वांटिटी है, लेंथ है, इनको हम ये क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ब्रेथ है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, फोर्स है उसको भी हम क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो इसकी सिमिलर क्वांटिटी होती है। और देखो मान लो यदि क्या लिखा, व्हेन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेस देन 1, अब हमारे पास कोई सा भी रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी क्या आ रही, लेस देन 1 आ रही है, रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब होगा
वो वाटर फ्लोट करेगा। इसमें लिखा है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव डेंसिटी 1 से छोटी है तो हमारा ऑब्जेक्ट फ्लो करेगा, अदरवाइज इट विल सिंक इन वाटर, नहीं तो फिर वो वाटर में चला जाएगा। यदि हम अभी इस केस में क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 1 से कम है। यदि रिलेटिव डेंसिटी को 1 से ज्यादा बढ़ा दिया है तो क्या कर जाएगा, वो सिंक कर जाएगा और पानी में डूब जाया करेगा। ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे होगा सिंक। तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी। इसी के साथ हमारे ग्रेविटी का चैप्टर पूरा खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।